सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ। गाइस, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की हमारी क्लास सेकेंडरी इलेक्ट्रिशियन की क्लास चल रही है और अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं। सो आई होप आप सभी लोगों ने वो 5 चैप्टर देख लिए होंगे और अगर नहीं देखे तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप सीधे उस प्लेलिस्ट पर जाके चेक कर सकते हैं। 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोग अपनी तैयारी रखिए। आपकी एग्जाम की डेट जारी हो चुकी है, तो जितना अच्छा आपकी तैयारी रहेगी उतनी हमारे पास होने के चांसेस हो जाएंगे। और अगर आपको किसी भी तरह की कोई तकलीफ होती है पढ़ने में या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का जो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी है उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। मटेरियल नाम का चैप्टर हमें पढ़ना है कि जो हमारे डेली बेसिस पे हम लोग कौन कौन से इंसुलेटिंग मटेरियल हैं जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। अब चाहे वो कंडक्टर हो, नॉन कंडक्टर हो या इंसुलेटिंग हो, ठीक है। 3 तरह के मटेरियल हम लोग पढ़ेंगे, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग। चलिए एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हमारा है मटेरियल नाम का चैप्टर नंबर 6 पीडीएफ। आप सभी लोग ध्यान रखें, अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप बार बार मुझे कमेंट ना करें, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं सभी लोग। चलिए तो इंट्रोडक्शन देखें। इंजीनियरिंग और टेक्निकल कार्य में अलग अलग प्रकार के एरिया में अलग अलग हमें मटेरियल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि विद्युत अभियांत्रिकी तो कॉपर, एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, रबर, एबोनाइट, कॉन्सेंट्रेट, नाइक्रोम आदि चाहिए। तो अलग अलग जगह के अनुसार अलग अलग चाहिए। अब कहाँ कौन सा मटेरियल हमें चाहिए वो ध्यान रखना है। तो मेनली जो विद्युत पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रिकल मटेरियल 3 तरह के होते हैं, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चालक के बारे में। कंडक्टर वो पदार्थ जिसमें से, ठीक है, कोई भी मान लो एक वायर मान लेते हो, कोई भी कंडक्टर मान लो जिसमें से करंट का फ्लो हो सके वो चालक कहलाता है। यानी कि करंट क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन से, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जिस पदार्थ में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तभी तो उसमें करंट फ्लो होगी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की जहाँ बहुलता होती है वो वाले पदार्थ चालक कहलाते हैं। इनमें विद्युत धारा सुगमता से प्रवाहित होती है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल करंट है वो आसानी से फ्लो होती है। इनके परमाणु की अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकांश धातुएं चालक होती हैं। यानी कि देखिए इनके जो परमाणु हैं, हर एक परमाणु की कक्षा होती है, तो इनकी अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। अधिकांश धातुएं, इसमें देखिए ज़्यादातर जो धातु होती है कंडक्टर में चालक होती है, यानी कि जिनमें करंट का फ्लो हो सके, जैसे कि चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम इत्यादि। तो ये तो हो गए आपके कंडक्टिंग मटेरियल। अब एक अच्छे कंडक्टर में कौन से गुण होने चाहिए, ये ज़्यादातर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ गुड कंडक्टर। तो देखिए सबसे पहली बात तो भाई कोई भी पदार्थ तो सस्ता होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज़ है चालक सस्ता होना चाहिए जिससे उसका अधिक से अधिक उपयोग करें। अब देखिए आपने अभी भी पढ़ा सोना और चांदी, वो दोनों भी कंडक्टिंग मटेरियल हैं, लेकिन क्या हम लोग अपने घरों में तांबे के तार लगाते हैं सोने चांदी के? नहीं, हम लोग तांबे के तार, क्यों? क्योंकि चांदी बहुत महंगी है, सोना बहुत महंगा है, इसीलिए चालक सस्ता होना चाहिए। आजकल तो तांबा भी गाइस 300 साढ़े 300 रुपये किलो है, जबकि एल्युमिनियम 100-150 रुपये किलो है। तो इसीलिए चालक कैसा होना चाहिए? सस्ता, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसका उपयोग कर सकें। चलिए अगला है चालक सरलता से उपलब्ध होना चाहिए जिससे कि सामान्य वैद्युतिक कार्य के लिए इसका उपयोग किया जा सके। यानी कि हमें ऐसा नहीं कि भाई कहीं बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना पड़े, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए चालक तन्य, यानी कि उसे खींचने करने पर महीन तार बनाया जा सके और वो टूटे ना। कि आर्मेचर की वाइंडिंग वगैरह करते हैं तो तांबे के पतले पतले तार चाहिए, तो यानी कि तांबा सस्ता, अपना चालक सस्ता होना चाहिए, आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और डक्टाइल होना चाहिए ताकि उसे आसानी से तोड़ा मरोड़ा जा सके। अगला देखिए, चालक टफ होने चाहिए अर्थात मजबूत होने चाहिए जिससे कि उससे बने तार ओवरहेड लाइन में प्रयोग किया जा सके। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि भाई तन्य है तो मजबूत ना हो, मजबूती बराबर होनी चाहिए जिससे कि ओवरहेड लाइन में प्रयोग किया जा सके और खींचने पर वे सरलता से टूटे नहीं। चालक आधारवर्धी यानी कि मेलेबल होने चाहिए जिससे कि आवश्यकता अनुसार उसकी चादरें एवं पत्तियां बनाई जा सके। अगला है चालक पर टीन, लेड तथा सोल्डर का टांका लगाया जा सके जिससे कि उसके तारों के जोड़ को मजबूती और स्थायित्व प्रदान किया जा सके। साथ ही साथ चालक का विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि क्या, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये रो का मान कम होना चाहिए जिससे कि वोल्टेज में गिरावट हो और विद्युत शक्ति की खपत कम हो। अगला है चालक ऐसा होना चाहिए जिससे कि वातावरण पर प्रभाव कम हो, ठीक है, जैसे कि नमी, धूप, वर्षा, इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए, ऐसा चालक होना चाहिए। तो ये जो 8 से 9 पॉइंट बताए गाइस, इसमें से कोई सा भी पॉइंट आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा और बताएगा, बताइए निम्न में से कौन सा इसका गुणधर्म में अच्छे कंडक्टर का या कौन सा नहीं है, ये चीज़ पूछी जाती है। अब देखिए जल्दी जल्दी हम लोग चीज़ें देखेंगे कि क्या है और क्या नहीं। जैसे मेन कंडक्टर क्या है, सबसे बड़ा कंडक्टर अपना क्या हो गया, चांदी। अब चांदी के बारे में थोड़ा देखते हैं कि चांदी एक सफ़ेद, तन्य और आघातवर्धक एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु होती है। यानी कि तन्य यानी कि इसके पतले तार खींचे जा सकते हैं, व्हाइट कलर होता है, आघातवर्धक और कम विशिष्ट प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसीलिए ही तो ये सबसे ज़्यादा अच्छा मटेरियल है।
मूल्यवान होने के कारण इसका उपयोग रिले, कॉन्टेक्टर, स्टार्टर आदि के कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने के लिए, वहाँ पे भी सिर्फ कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाए जाते हैं चांदी के, और कुछ भी नहीं किया जाता है। अगला है तांबा यानी कि कॉपर। तो ये मटमैली लाल रंग की होती है। तन्य यानी कि डक्टाइल यानी कि इसके तार खींचे जा सकते हैं, अदातवर्ध एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। यह चांदी की अपेक्षा सस्ती है, इसीलिए तो इसका ज़्यादा उपयोग होता है, और वातावरण के परिवर्तनों को सह सकती है। इसका उपयोग तार, केबल, अर्थिंग, इलेक्ट्रोड, बसबार के निर्माण एवं वैद्युतीय सहायक सामग्री तथा उपकरणों में किया जाता है। तो कॉपर का आप लोग समझ गए और चांदी का हो गया। चलिए आगे देखते हैं। सोना। सोना भी गाइस उपयोग किया जाता है, मगर ये पीले रंग की तन्य अदातवर्ध एवं अधिक मूल्यवान धातु है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, कीमत बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसका उपयोग वैद्युतिक कार्यों में नगण्य हो गया है, बहुत कम करते हैं या फिर करते ही नहीं है। अब बात आती है एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम भी सफ़ेद तन्य अदातवर्ध, हल्की, जंगरोधी एवं कम विशिष्ट प्रतिरोधी होती है। अच्छा, इसमें जंग भी लग सकती है, कम, इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है, ये भी बहुत अच्छी होता है। और सबसे बड़ी बात ये, भारत में बहुत ऐसे उपलब्ध होने के कारण तांबे के स्थान पर हम लोग एल्यूमिनियम का प्रयोग करते हैं, परंतु ये तांबे के जितना क्या है, मजबूत नहीं होता। ठीक है, इसीलिए वैद्युतिक कार्यों के लिए तो तांबा ही प्रयोग किया जाता है, बाकी अन्य कार्यों के लिए एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। यानी कि एल्यूमिनियम क्या जल्दी टूट जाती है, मजबूती इतनी नहीं है कॉपर की तुलना में। टंगस्टन, ये सारे धातु हैं, ध्यान रखना, ये सारे कंडक्टर हैं यानी कि चालक। टंगस्टन ये गहरे स्लेटी रंग वाली उच्च गलनांक वाली तन्य एवं कठोर धातु है। यानी कि देखिए सबसे बड़ी बात, ये कठोर होती है, स्लेटी रंग की है और हाई मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि तुरंत पिघलता नहीं है। इसका उपयोग विद्युत बल्ब एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब के फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं जिंक। तो जिंक की अगर हम बात करें, ये नीले स्लेटी रंग वाली नरम एवं जंगरोधी धातु है। कैसे होती है, नीले रंग की, स्लेटी रंग की, जंगरोधी यानी कि इसमें जंग नहीं लगती है। इसका उपयोग होने के तारों, चादरों, पाइपों पर जंगरोधी परत चढ़ाने अर्थात उन्हें गैल्वेनाइज्ड करने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा हो कई बार लोहे के ऊपर, तारों पे, चादरों पर, पाइपों पर जंगरोधी परत चढ़ाने के लिए हम लोग गैल्वेनाइज्ड का उपयोग करते हैं। तो इसके अतिरिक्त इसका उपयोग शुष्क सेल यानी कि जो बैटरी होती है, ड्राई सेल की खोल, जो खोल बने रहते हैं उसके, उसे बनाने में भी हम लोग जिंक का इस्तेमाल करते हैं। अगला है पीतल। तांबे के बाद पीतल आता है। तो तांबा और जस्ते से, मगर पीतल की ध्यान रखेंगे, ये कॉपर और जिंक से बनी पीले रंग वाली तन्य अदातवर्ध जंगरोधी एवं सुदृढ़ धातु है। यानी कि इसमें तांबे और पीतल दोनों के, तांबे और जस्ते दोनों के गुण आ गए। इसका उपयोग वैद्युतिक उपकरणों के संयोजन जैसे कि पेच, खोल आदि बनाने में किया जाता है। मिश्रण के अवयवों की प्रतिशत उपस्थित में भिन्नता के आधार पर कई, अब पीतल भी अलग तरह की कि भाई कितना आपने कॉपर मिलाया है और कितना आपने जिंक मिलाया है यानी कि जस्ता मिलाया है, इन दोनों के आधार पर भाई अगर आपको अलग अलग मटेरियल के हिसाब से मैं अलग अलग चीज़ें मिलाऊंगा अलग अलग अनुपात में, कई बार भाई मानो 50-50 है, कई बार ये 80 है, ये 20 है, या फिर ये 20 है, ये 80 है, तो जिस हिसाब से आपको उपयोग में लेना है उस हिसाब से मैं इसका रेशो बदल सकता हूँ। निकल। अब निकल क्या होती है, ये एक सफ़ेद रंग वाली और जंगरोधी धातु। इसका उपयोग निकल आयरन संचायक सेलों की प्लेट बनाने एवं अन्य धात्विक वस्तुओं पर जंगरोधी पदार्थ चढ़ाने की। आपने कई बार देखा आपके घरों में बर्तन होते हैं उस पर कोटिंग चढ़ी रहती है, तो गाइस वो कोटिंग होती है निकल की, वो निकल की कोटिंग होती है। अब बात करते हैं आयरन। लोहा सब लोगों को पता है, ये एक सुदृढ़, सस्ती, सुलभ, तन्य एवं अदातवर्ध धातु। यदि भी इसका विशिष्ट प्रतिरोध तांबे के विशिष्ट प्रतिरोध का 8 गुना होता है, यानी कि क्या कह सकता हूँ मैं, विशिष्ट प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होता है, जबकि बाकी समय कम था। परंतु इसके अन्य गुणों के कारण इसका उपयोग टेलीफोन के तारों, अर्थ वायर एवं वैद्युतिक उपकरणों की बॉडी लेमिनेशन आदि बनाने में किया जाता है। टीन। टीन क्या है, सफ़ेद रंग की अत्यधिक नरम, बहुत ज़्यादा नरम धातु होती है। इसका उपयोग शीशे के साथ मिश्र धातु के रूप में, सोल्डर वायर देखा है आपने कितना होता है, आप लोग हाथ से तोड़ सकते हो उसे, है ना, एक छोटा बच्चा भी तोड़ सकता है, यानी कि बहुत ज़्यादा नरम होता है। इसका उपयोग शीशे के साथ मिश्र धातु के रूप में फ्यूज वायर, सोल्डर आदि बनाने में किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसका उपयोग अन्य धातुओं के तारों पर जंगरोधी एवं वातावरण के प्रभावों से बचाने वाली परत चढ़ाने के लिए भी किया जाता है। तो ये हो गई आपकी टीन मटेरियल। चलिए अगला देखते हैं, जर्मन सिल्वर। तो गाइस जर्मन सिल्वर आपने बर्तन देखे होंगे जर्मन सिल्वर के शायद। तो जर्मन सिल्वर क्या है, ये 60% तांबा, 15% निकल एवं 25% जस्ते से बनी मिश्र धातु है। ये पीतल की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ एवं वातावरण परिवर्तनों से कम प्रभावित होने वाली धातु है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों में पीतल के स्थान पर, यानी कि उपकरणों में वहाँ तो करते हैं। इसके अलावा जर्मन सिल्वर के आपने बर्तन देखे होंगे जो बिल्कुल आपको चांदी जैसे लगेंगे, ठीक है, बिल्कुल चांदी जैसे दिखने वाले बर्तन होते हैं जर्मन सिल्वर के। और ये रेशो पूछा जाता है कि जर्मन सिल्वर में कितना कितना किसका रेशो होता है, तो 60% तांबा, 15% निकल पे 25% जस्ते से बनी मिश्र धातु होती है। अगला है लेड। तो लेड यानी कि सीसा, यह स्लेटी रंग वाली नरम एवं भारी धातु है। इसके जंगरोधी गुण के कारण इसका उपयोग भूमिगत केबल्स एवं पर नमी रोधी, यानी कि जो अंडरग्राउंड केबल होती है
वहाँ पर नमी रोधी एवं जंग रोधी सुरक्षा आवरण चढ़ाने में, यानी कि जो शील्डिंग की जाती है लेड की जाती है, ताकि जंग न लगे और नमी से उस हमारे जो भी मटेरियल है वो खराब ना हो। इसके अतिरिक्त टीन के साथ मिश्र धातु के रूप में फ्यूज वायर तथा सोल्डर बनाने में, तो कई बार अभी हमने पढ़ा भाई टीन के साथ लेड भी मिलाया जाता है, तब जाके हमारा अच्छा सोल्डर वायर बनता है। अब बात करते हैं मैंगनीन की। तो गाइस रजिस्टर बनाने के लिए मैंगनीन का उपयोग किया जाता है, तो इसका उपयोग रजिस्टर बनाने में किया जाता है। यह 84% तांबा, 12% मैग्नीज और 4% निकल से बनी रहती है। तो मैंगनीन कई बार पूछा गया है कि रेजिस्टेंस बनाने के लिए कौन से धातु का उपयोग किया जाता है, तो मैंगनीन का उपयोग रेजिस्टेंस धातु बनाने के लिए किया जाता है, जिसके अंदर 84% तांबा, 12% मैंगनीज और 4% निकल होता है। अगला है यूरेका। यूरेका धातु क्या है गाइस, ये 40% निकल और 60% तांबे से बनी मिश्र धातु है। ये तन्य एवं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। इसका उपयोग अधिक ऊष्मा न पैदा करने वाले प्रतिरोधक, रेगुलेटर आदि बनाने में किया जाता है। तो यूरेका वायर 40% निकल, 60% तांबा से बनी मिश्र धातु है। ये तन्य एवं उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। इसका उपयोग अधिक ऊष्मा न पैदा करने वाले रेजिस्टेंस, रेगुलेटर आदि बनाने में किया जाता है। तो ये हो गया आपका यूरेका वायर। तो ये भी रेजिस्टेंस बनाने में किया जाता है, लेकिन अधिक ऊष्मा पैदा ना करने वाले रेजिस्टेंस रेगुलेटर में बनाया जाता है। आपने स्टार्टर पढ़े होंगे 3.4 तो वहाँ पे हम लोग यूरेका वायर जो रेजिस्टेंस होता है वहाँ पे वो यूरेका वायर का होता है। अब बात करते हैं प्लेटिनम। तो ये कठोर एवं चांदी के तुल्य मूल्यवान धातु होती है। इसका उपयोग संयोजन पॉइंट यानी कि कॉन्टैक्ट पॉइंट बनाने के लिए हम लोग प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। अब है मर्क्यूरी यानी कि पारा। ये सामान्य टेम्परेचर पर कम अवस्था में रहने वाली धातु है। इसका उपयोग थर्मामीटर में तथा पारे की वाष्प के रूप में मरकरी वेपर लैंप में। तो मरकरी का उपयोग देखिए, ये एक जहरीली धातु है, ठीक है, ये एक अपवाद है वैसे तो धातु है, यानी कि अगर आपने पारे का सेवन कर लिया तो आपकी मृत्यु होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर आप किसी को मरने की इच्छा तो मरकरी ले सकता है वो। और मरकरी वेपर लैंप में भी मरकरी डाली जाती है, तो ध्यान रखेंगे मरकरी वेपर लैंप में मरकरी का उपयोग किया जाता है। अगला है नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या है, 80% तो निकल तथा 20% क्रोमियम से बनी उच्च विशिष्ट प्रतिरोध वाली मिश्र धातु है। ये तन्य, सुदृढ़ एवं उच्च गलनांक वाली धातु है। इसका उपयोग विद्युत प्रेस, केटली, टोस्टर आदि के हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। तो नाइक्रोम वायर जो चीज़ें देखिए, नाइक्रोम वायर वो है जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो यानी कि करंट जो होती है वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, इसके अंदर करंट पैदा करेगी। करंट की वजह से हीट पैदा होती है और वो हीट ही चीज़ों को गर्म करने का काम करती है, इसीलिए इसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट के रूप में किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, आपसे पूछेगा हीटिंग एलिमेंट के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है, नाइक्रोम। नाइक्रोम कैसे बना होता है, 80% निकल और 20% क्रोमियम। चलिए कार्बन। कार्बन भी एक अधात्विक पदार्थ है। इसका विशिष्ट प्रतिरोध का मान बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका प्रयोग रेजिस्टेंस तथा डीसी मशीन के ब्रश बनाने में किया जाता है। तो ये हो गए आपके कार्बन। चलिए अब किसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, इसका एक टेबल दे रखा है। देखिए चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, टंगस्टन, जस्ता, निकल, लोहा। तो ये टेबल आपको किसका टेम्परेचर कितना है, किसका रजिस्टिविटी कितनी है और 20% टेम्परेचर पर किसका कितना तापमान होगा, ये सारा आप लोगों को पढ़ के याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये तो आपको स्वयं याद करना पड़ेगा, ठीक है। स्वयं पढ़ो और आगे बढ़ो, ये चीज़ फॉलो करते हुए ये आपको स्वयं पढ़नी है। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं पढ़ा रहा तो नहीं आएगा, तो स्वयं पढ़ो और आगे बढ़ो। चलिए ये मैं लिख देता हूँ, स्वयं पढ़ो आगे बढ़ो, तो आपको स्वयं पढ़ना है, ध्यान रखेंगे। चलिए अब उपयोग की बात करते हैं। तो कहाँ कहाँ उपयोग होते हैं भाई, जितने भी इलेक्ट्रिकल पावर में करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने के लिए ही कंडक्टर यानी कि चालक का इस्तेमाल किया जाता है। अब चालक आ गए। अब चालक को एक दूसरे से टच ना हो, कांटेक्ट ना बैठे, शॉर्ट सर्किट ना हो, तो इससे बचने के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो इंसुलेटर कौन कौन से हैं देखते हैं। चलिए इंसुलेटर, जिन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या नगण्य अथवा नहीं होती वे अचालक कहलाते हैं। यानी कि बिल्कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो अचालक कहलाएंगे। सामान्य परिस्थितियों में इनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, यानी कि ये पदार्थ अधात्विक होते हैं और प्रत्येक पदार्थ की पृथक पृथक वोल्टेज सहन सीमा होती है, जिसे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी कि हर एक मटेरियल की अलग अलग सीमा होती है जो वोल्टेज सहन कर सकता है, वो होती है उसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को किलो वोल्ट प्रति मिलीलीटर में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। कुछ प्रमुख अचालक पदार्थ हैं जैसे कि अभ्रक, कांच, एस्बेस्टस, बेकेलेट और पीवीसी। तो देखिए सबसे आप डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ समझिए कि प्रत्येक पदार्थ की अलग अलग वोल्टेज सहन करने की सीमा होती है, कि भाई इतने सीमा तक वोल्टेज को सहन कर सकता है।